अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो चलते हैं आज के कंटेंट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम इमोबिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन पे। देन हमारे पास एग्जांपल्स और हमारे पास उनकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन आ जाएगा, और एट द एंड हमारे पास एडवांटेजेस आएंगे और एप्लीकेशन आएगी एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आज हम जस्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे, एक्सप्लेनेशन पे, इमोबिलाइज एंजाइम्स के एग्जांपल्स पे और उनकी प्रोडक्ट्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है वो अलाउ करता है कि हम एंजाइम्स को रीयूज कर सकें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसके अलावा जो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद जो है ये प्रोडक्ट के साथ आसानी से डीअटैच हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। अगर एक नॉर्मल एंजाइम की बात की जाए तो हम वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन हम उसको बार बार उसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी और या तो वो डीनेचुरेशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है वो क्या करता है कि वो इन्हांस कर देता है एंजाइम की स्टेबिलिटी को, ताकि वो आसानी से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा ये कि ये कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होगी हमारी उसको कम करेगा, यानी कि एंजाइम को प्रोड्यूस करवाने की जो कॉस्ट आएगी उसको ये कम कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोसेस होगा वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बात हम करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास पहले आ जाता है एंजाइम के एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि प्रमोट करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है। अब इन प्रोसेसेस में हमारे पास आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म आ जाता है, डाइजेशन आ जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके अलावा भी काफ़ी प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है। एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक सिंगल एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हम उसको दूसरे रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस तरह जाके वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इसके अलावा जो है ये की कंपोनेंट है एंशिएंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी, यानी कि हज़ारों सालों पहले भी एंजाइम जो इस्तेमाल होते थे चीज़ और बियर प्रोडक्शन में भी। अब हम बात करते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंजाइम का और इमोबिलाइजेशन का। इमोबिलाइज का मतलब है किसी चीज़ की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एंजाइम को अटैच करवाते हैं एक सॉलिड स्पॉट या मैट्रिक्स के साथ, जिससे क्या होता है कि वो एंजाइम की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, एंजाइम की मूवमेंट को रोक देता है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है जो उसकी एक्टिविटी है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और एंजाइम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि मिनिमाइज करती है एंजाइम की कॉस्ट को, और हम इससे क्या कर सकते हैं कि एंजाइम को बार बार ये एक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जो फर्स्ट इमोबिलाइज एंजाइम था वो था अमाइनो एसाइलेज, जो कि हासिल किया गया था अस्परजिलस ओराइजा से, और वो आगे यूज हुआ था एल अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है वो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो एंजाइम है, दूसरा स्पॉट है जिसके साथ उसने एंजाइम ने जाके अटैच होना है, और तीसरा हमारे पास मोड ऑफ अटैचमेंट है कि किस तरीके से केमिकली या फिजिकली जो है वो एंजाइम जो है वो स्पॉट के साथ जाके अटैच होगा। स्पॉट से मुराद ऐसा मटेरियल है जिसके साथ एंजाइम जो है वो केमिकली या फिजिकली जाके अटैच होगा, और स्पॉट जो है वो स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब अगर आइडियल स्पॉट प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो उसमें पहले हमारे पास आता है पोरोसिटी, यानी कि जो मैट्रिक्स है या स्पॉट होगा वो क्या होगा, वो पोरस होगा, यानी कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट को आसानी से डिफ्यूज आउट होने देगा, और हाईली पोरस मैट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया एंजाइम बाइंडिंग में। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में ये है कि जो मैट्रिक्स है या जो स्पॉट है वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो एंजाइम्स की किसी भी एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट ना दे, ना तो उसको डिग्रेड करे और ना ही उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा इन्हांस करे। इसके बाद आता है बायोकम्पैटिबिलिटी, कि जो हम मैट्रिक्स या सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बायोकम्पैटिबल होना चाहिए एंजाइम्स के साथ, ना तो उसको डीनेचर करे या यानी कि उसको डीनेचुरेशन की तरफ ना लेके जाए। और आइडली जो मैट्रिक्स होता है ना वो नॉन टॉक्सिक होता है और नॉन इम्यूनोजेनिक होता है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मैट्रिक्स जो है वो सफिशिएंट उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि वो तमाम कंडीशंस में जिनमें वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर वो स्टेबल रहे। और लास्टली हमारे पास आता है लो कॉस्ट।
यानी कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए लार्ज क्वांटिटी के अंदर। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो प्रोसेस होगा वो इकोनॉमिकली वायबल होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट पे। तो हम जो सपोर्ट है उसको क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। पहला हमारे पास आता है ऑर्गेनिक और दूसरा हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हम मजीदा की क्लासिफाई करते हैं नेचुरल पॉलीमर में और सिंथेटिक पॉलीमर में, और इसी तरह हम इनऑर्गेनिक को भी क्लासिफाई करते हैं नेचुरल मटेरियल में और प्रोसेस्ड मटेरियल में। नेचुरल पॉलीमर में हमारे पास आ जाता है सेलुलोज, डेक्सट्रीन है, एगर, कोलेजन, एल्बुमिन और कार्बन है। सिंथेटिक पॉलीमर में पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्राइलेट और पॉलीअमाइड है। इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जियोलाइट्स है, एक्टिवेटेड कार्बन है और चारकोल है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और उनके आगे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो पहला हमारे पास जो इमोबिलाइज एंजाइम्स है वो हमारे पास है ग्लूकोज आइसोमरेज, जो कि यूज़ होता है कॉर्न सिरप की प्रोडक्शन में, और कॉर्न सिरप जो है वो एक स्वीटनर के तौर पे हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइनो एसिड एसाइलेज है, ये यूज़ होता है अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन में। इसी तरह पेंसिलिन एसाइलेज वो यूज़ होता है सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन में, जो कि आगे यूज़ होती है वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने में। इसी तरह बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जो कि एक हाइड्रोलाइज्ड लैक्टोज है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।